हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम फोटोसिंथेसिस पार्ट 6 में चर्चा करने वाले हैं C3 और C4 पादपों के मध्य अंतर, जो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वार्षिक एग्जाम की दृष्टि से भी और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी। C3 और C4 पादपों में अंतर देखते हैं तो हम पहला अंतर देखते हैं। जो C3 पादप होते हैं उसमें प्रथम स्थायी उत्पाद 3PGA होता है, मतलब 3 कार्बन युक्त फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। C4 प्लांट्स की बात करते हैं तो प्रथम स्थायी उत्पाद होता है 4OOAA 4OAA 4 कार्बन युक्त ऑक्जिलो एसिटिक अम्ल। अगला यदि डिफरेंस की बात करते हैं तो इनमें अनुकूल तापमान या अनुकूल तापक्रम 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इनके लिए अनुकूल तापमान होता है 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जो C3 पादप होते हैं वो कम प्रकाश पर भी प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं और जो C4 पादप होते हैं वो अधिक प्रकाश पर प्रकाश संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट यदि हम अंतर की बात करते हैं तो जो C3 पादप होते हैं उनमें कार्बन स्थिरीकरण एक बार होता है, मतलब कार्बन अपने उपयोगी उत्पाद में एक बार बदलता है। जैसे सर्वप्रथम RuBpCO2 को ग्रहण करता है और उसको PGA में बदल देता है, मतलब फास्फोग्लिसरिक एसिड में बदल देता है। परंतु यदि C4 प्लांट्स की बात करते हैं तो उनमें कार्बन स्थिरीकरण 2 बार होता है। एक बार तो पहले तो किसमें होगा, पर्णमध्योतक सेल्स में, और एक बार किसमें होगा, पुल आश्रित सेल्स में। पर्णमध्योतक सेल्स में जो PEP पाया जाता है वो CO2 को ग्रहण करेगा और किसमें बदलेगा, 4OAA में। तत्पश्चात जो पुल आश्रित सेल्स होते हैं उनमें RuBp पाया जाता है तो RuBpCO2 को ग्रहण करके किसमें बदलेगा, PGA में, यानी 3PGA में। किसमें बदल देगा, 3PGA में। तो इनमें कार्बन स्थिरीकरण 2 बार होता है। नेक्स्ट यदि चर्चा करते हैं तो इनमें जो प्रमुख एंजाइम होता है, जो C3 प्लांट्स होते हैं उनमें प्रमुख एंजाइम होता है रुबिस्को, RuBisco, जो CO2 का स्थिरीकरण करता है, जो CO2 को शर्करा में बदलने के लिए उत्तरदायी है। यदि C4 प्लांट्स में प्रमुख एंजाइम की बात करते हैं तो पेप कार्बोक्सिलेज और RuBisco, इसमें दोनों एंजाइम पाए जाते हैं। पेप कार्बोक्सिलेज भी पाया जाता है और रुबिस्को एंजाइम भी पाया जाता है, क्योंकि इसमें CO2 का स्थिरीकरण 2 बार होता है। इस 4OA में बदलने के लिए पेप कार्बोक्सिलेज उत्तरदायी है और PGA में बदलने के लिए कौन उत्तरदायी है, रुबिस्को एंजाइम उत्तरदायी है। यदि यहाँ पे हम चर्चा करते हैं CO2 ग्राही यौगिक, यानी CO2 को सर्वप्रथम कैच ग्रहण करते हैं तो इनमें CO2 को ग्रहण करता है RuBp। कौन ग्रहण करेगा, RuBp, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, ये CO2 को ग्रहण करता है। यदि इधर बात करते हैं तो जो CO2 ग्राहिक होता है इसमें दोनों होते हैं, पेप एवं RuBp। सर्वप्रथम CO2 को कौन ग्रहण करता है, पीछे हमने वीडियो में चर्चा की है, कौन ग्रहण करेगा, पेप, जो पर्णमध्योतक सेल्स में पाया जाता है। उसके बाद में पुल आश्रित सेल्स में CO2 को कौन ग्रहण करेगा, RuBp। तो इसमें CO2 ग्राही दोनों होते हैं, पेप एवं RuBp। पहले ग्रहण करेगा पेप यानी PEP, बाद में ग्रहण करेगा RuBp। यदि नेक्स्ट हम टॉपिक की चर्चा करते हैं, जो C3 प्लांट्स होते हैं उनमें क्रेंज एनाटोमी एब्सेंट होती है, यानी क्रेंज शारीरिकी नहीं पाई जाती है, और जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें क्रेंज एनाटोमी प्रेजेंट होती है। मतलब क्रेंज एनाटोमी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि इनमें 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, पर्णमध्योतक सेल्स और पुल आश्रित सेल्स। इनमें 2 प्रकार के रीतलोक पाए जाते हैं, इनमें 1 प्रकार का रीतलोक पाया जाता है। नेक्स्ट यदि हम अंतर की चर्चा करते हैं तो इनमें CO2 आपूर्ति बिंदु होता है कितना, 50 से 150 ppm, यानी जो CO2 की सांद्रता, इस चक्कर को संचालित होने के लिए CO2 की सांद्रता कितनी चाहिए, 50 से 150 ppm। यदि C4 प्लांट्स की बात करते हैं तो CO2 आपूर्ति बिंदु होता है 8 से 10 ppm। यानी इससे यह पता चलता है कि जो C3 चक्कर होता है वो CO2 की अधिक सांद्रता पे रन करता है। यहाँ पे CO2 की सांद्रता कितनी है, 50 से 150 ppm, और जो C3 प्लांट्स में जो CO2 की आपूर्ति बिंदु होती है वो 8 से 10 ppm होती है। नेक्स्ट अंतर देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट द्विरूपता एब्सेंट, और इनमें क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट द्विरूपता प्रेजेंट।
C3 प्लांट्स में एक ही प्रकार का हरित लवक पाया जाता है, और जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें 2 प्रकार के हरित लवक पाए जाते हैं। यानी जो पर्णमध्योतक सेल्स होती हैं उनमें जो हरित लवक होते हैं वो छोटे और ग्रेना युक्त होते हैं, और जो पुल आच्छादित सेल्स होते हैं उनमें पाए जाने वाले हरित लवक बड़े और ग्रेना रहित होते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट द्विरूपता एब्सेंट और इनमें क्लोरोप्लास्ट द्विरूपता प्रेजेंट। नेक्स्ट जो बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें प्रकाश शोषण होता है। जो C3 प्लांट्स होती हैं इनमें O2 की अधिक सांद्रता पर फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, और जो C4 प्लांट्स होते हैं इनमें प्रकाश शोषण की क्रिया अनुपस्थित होती है, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। इसीलिए C4 प्लांट्स होते हैं वो अधिक प्रकाश संश्लेषण में दक्ष होते हैं, और जो C3 प्लांट्स होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण में कम दक्ष होते हैं। नेक्स्ट यदि करते हैं, O2 प्रकाश संश्लेषण संधमक का कार्य करता है। ये जो C3 प्लांट्स होते हैं इनमें O2 की सांद्रता जैसे ही 21% हो जाती है तो O2 क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण संधमक का कार्य करता है, यानी इनमें फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, प्रकाश शोषण शुरू हो जाता है O2 की अधिक सांद्रता पे, और इन पर O2 की अधिक सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए O2 प्रकाश संश्लेषण संधमक नहीं करता है। जो C3 प्लांट्स होते हैं इनमें केवल C3 पथ उपस्थित होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण का केवल C3 पथ पाया जाता है, किसमें, C3 प्लांट्स में। और जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण का C3 एवं C4 दोनों पथ पाए जाते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि इसमें जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें C3 और C4 दोनों चक्कर चलते हैं, दोनों चक्कर चलते हैं। एक बार CO2 किसमें बदलेगी, OA में, और एक बार CO2 किसमें बदलती है, 3PGA में। तो इनमें दोनों पथ पाए जाते हैं। अब हम और अंतर देखते हैं इसके बारे में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट अंतर देखते हैं। जो C3 प्लांट्स होते हैं वो कम सक्षम प्रकाश संश्लेषक होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण के नजरिए से जो C3 प्लांट्स होते हैं वो कम दक्ष होते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता कम होती है। और जो C4 प्लांट्स होते हैं वो अधिक सक्षम प्रकाश संश्लेषक है, कि ये प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से अधिक दक्ष होते हैं। ये कौन से, C4 प्लांट्स। नेक्स्ट अंतर देखते हैं, अधिक प्रकाश में कम प्रकाश संश्लेषण। जब प्रकाश ज्यादा हो जाता है तो ये हाई टेम्परेचर पर इनमें फोटोसिंथेसिस की रेट गिर जाती है, यानी अधिक प्रकाश में कम प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और जो C4 प्लांट्स होते हैं वो अधिक प्रकाश में अधिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं। हमने इस वीडियो के शुरुआत में देखा था, इनको 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, और इनको कितना चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। नेक्स्ट हम अंतर देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। CO2 के एक अणु के अपचयन के लिए 3 ATP एवं 2 NADPH2 आवश्यक होते हैं, आवश्यक। यानी इनमें मुख्य रूप से फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 का अपचयन। तो CO2 के एक अणु के अपचयन के लिए 3 ATP एवं 2 NADPH2 आवश्यक होते हैं। और C4 जो प्लांट्स होते हैं CO2 के एक अणु के अपचयन के लिए 5 ATP एवं 2 NADPH2 की आवश्यकता होती है। अब आप सबको पता है कि एक ग्लूकोज अणु के निर्माण के लिए यह चक्कर 6 बार चलता है। तो कितने CO2 टोटल आएंगे, 6। हर एक चक्कर में एक CO2 काम आता है। अब ये C3 जो चक्कर होता है वो कितनी बार चलता है, 6 बार। तो CO2 के 6 अणु के अपचयन के लिए 18 ATP एवं 12 NADPH2 आवश्यक होंगे। यह आपको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 18 ATP, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जो C4 प्लांट्स होते हैं CO2 के 6 अणु के अपचयन के लिए 30 ATP आवश्यक होते हैं। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितने आएंगे, 30 ATP, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई कितने आएंगे, 12 NADPH2 आवश्यक होते हैं, आवश्यक होते हैं। इसी प्रकार एक ग्लूकोज अणु के निर्माण के लिए 54 ATP, जो C3 प्लांट्स होते हैं उनमें एक ग्लूकोज अणु के निर्माण के लिए कितने ATP आवश्यक होंगे, 54 ATP। कैसे, 18 तो ये है और 12 है। एक NADPH2 से कितने ATP बनते हैं, 3, आप सबको पता है।
एक NADPH2 बराबर कितने एटीपी, 3 एटीपी। तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितने आएंगे, 36 एटीपी। तो 36 और 18 कितने हुए, 54 एटीपी आवश्यक होते हैं। एक ग्लूकोज अणु के निर्माण के लिए कितने एटीपी चाहिए, 54 एटीपी आवश्यक होते हैं। इधर यदि C4 प्लांट्स की बात करते हो तो एक ग्लूकोज अणु निर्माण के लिए 66 एटीपी आवश्यक होते हैं। कैसे, 30 एटीपी तो ये है और 12 NADPH2 है। एक NADPH2 से कितने एटीपी बनते हैं, 3। तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितने आएंगे, 36 एटीपी। 36 को 30 में ऐड करो कितने आएंगे, 66 एटीपी आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट अंतर हम देखते हैं, न्यून ताप पर अधिक उत्पादन। यानी जो C3 प्लांट्स होते हैं वो कम तापमान पर अधिक उत्पादन देते हैं और जो C4 प्लांट्स होते हैं वो अधिक ताप पर अधिक उत्पादन देते हैं। यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही उत्पादन ज्यादा देते हैं। इसीलिए तो ये ज्यादातर मरुद पादपों में भी संचालित होता है। CO2 के प्रथम ग्राही में 5 कार्बन। आप सबको पता है C3 प्लांट्स में CO2 का प्रथम ग्राही कौन होता है, RUBP, जिसमें कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन। और CO2 के प्रथम ग्राही में 3 कार्बन पाए जाते हैं। यानी जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें CO2 का प्रथम ग्राही कौन होता है, पैप। तो पैप में कितने कार्बन पाए जाते हैं, 3 कार्बन पाए जाते हैं। अब यदि एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो ये जो C3 जो चक्र है, C3 चक्र, वो अधिकांश प्लांट्स में पाया जाता है। ज्यादातर ये डाइगोट प्लांट्स में पाया जाएगा। जैसे अधिकांश पादपों में रन होता है। मुख्य यदि इसके एग्जाम्पल देखने चाहिए तो गेहूं और चावल। वैसे गेहूं मोनोकोट है परंतु इसमें C3 चक्र चलता है, तो गेहूं, चावल और अधिकांश पादपों में ये चक्र पाया जाता है। जो C4 जो चक्र है ज्यादातर मोनोकोट्स में संचालित होता है। मतलब मोनोकोट्स कौन कौन से, गन्ना, मक्का, ज्वार। गन्ना सर्वाधिक सक्षम है प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से, तो ये सुगर गन्ना हुआ, मक्का हुआ, ज्वार हुआ। ये कुछ डाइकोट्स में भी संचालित होता है, जैसे यूफोर्बिया हुआ, एमरेंथस हुआ, इनमें भी संचालित होता है। ये मुख्य अंतर थे C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स में। हमने टोटल 18 अंतर देखे इनके बारे में। आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत से विद्यार्थियों के लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर अलग अलग टॉपिकों की उनकी डिमांड थी। हम नंबर से सभी टॉपिक्स की वीडियो डालते जाएंगे, आपको आगे से आगे वीडियो मिलते जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।